The next concept is bonus shares. As on or after 1/4/2001 अगर आपको बोनस शेयर इश्यू होता है तो आई होप यू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एटलीस्ट ऑफ बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स अक्वायर करने के लिए व्हाट इज द कॉस्ट दैट असेसी हैज टू इनकर्ड? व्हाट इज द कॉस्ट? व्हेन आई से बोनस शेयर, व्हाट इज द कॉस्ट? जीरो. बोनस शेयर तो सर जीरो में मिलता है. ऑब्वियसली तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका नील ही लेना पड़ेगा. यू ऑलरेडी हैड 2 शेयर्स, देयरफॉर यू गॉट 1 बोनस. ठीक है ना? तो 1:2 हेल्ड अगर हम बोलते हैं, ऐसा हम लैंग्वेज लिखते हैं अकाउंट्स में, तो आपके पास 2 शेयर्स ऑलरेडी थे, इसलिए आपको 1 शेयर मिला, दैट इज बोनस शेयर. अब बोनस मिलना इज अ कैपिटलाइजेशन. बोनस को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व. कंपनी के जो रिजर्व्स थे वही उन्होंने कैपिटलाइज किए, तो ऑब्वियसली इसका कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका नील होता है. लेकिन मुझे बताओ, अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं बिफोर 1/4/2001, तो इसके लिए हमारा नियम क्या है? एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू as on 1/4/2001, whichever is higher ना. तो एक्चुअल कॉस्ट तो फिर भी नील ही रहेगा हमेशा. अरे बोनस भाई 2001 के पहले लो या बोनस 2001 के बाद लो, एक्चुअल कॉस्ट तो हमेशा नील ही रहेगा. तो हमेशा यहाँ पे विचुअल इज हायर में क्या आ जाएगा? इस सिचुएशन में हमेशा हायर में क्या आ जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, राइट? हाँ. इसलिए हमने लॉ क्या बना दिया, एकदम सिंपल सा. इसका क्वेश्चन पहले डेडिकेटेड अलग था, अब बड़े क्वेश्चन के साथ ये मर्ज हुआ है. तो जब हम वहां क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल भी समझेगा. अगर आपका ऑन और आफ्टर 1/4/2001 हुआ है तो नील ही लेना है. और बिफोर 1/4/2001 अगर आपने लिया होगा तो कॉस्ट हमको पक्का पता है कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 मिलेगा आपको. तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको दे रहा है लॉ. अच्छा, क्योंकि आप बोनस शेयर अक्वायर्ड नहीं करते, यू डोंट अक्वायर बोनस शेयर, बोनस शेयर अलॉट होते हैं, इसलिए लैंग्वेज में थोड़ा चेंज हो जाता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चेंज करने के लिए. डेट ऑफ अलॉटमेंट टू डेट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे चेक करना पड़ता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए. ये समझा आप लोगों को? ये थोड़ा वर्डिंग्स का डिफरेंस है खाली. चलो, फिर आपने राइट शेयर सुना है क्या? राइट शेयर्स, राइट शेयर सुना है आप लोगों ने? हाँ, राइट शेयर्स नहीं सुना है? राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर इज द सेम थिंग दैट यू आर हैविंग एज एडमिशन ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप. एग्जिस्टिंग वालों को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए एज कंपेयर टू न्यू. चलो मान लेते हैं हम लोगों ने कंपनी चालू की, आप सब लोग मिलके हमने एक कंपनी चालू किया. वी हैड ओपन वन कंपनी. देखो यहाँ पे एक हमारे पास ब्यूटीफुल कंपनी है. ये कंपनी हम पकड़ लो 30 लोगों ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे 30 शेयर होल्डर थे. तभी ये कंपनी बिल्कुल न्यू था, इसमें जान नहीं थी, इसकी कॉन्सेप्ट वो फॉर्मुलाइज नहीं हुई थी, तो हम इसको स्टार्टअप बोलते हैं. ठीक है ना? वी कॉल इट स्टार्टअप. जैसे आज हमारा एलिट गुरुकुल एक स्टार्टअप है. ठीक है ना? एलिट गुरुकुल इज अ स्टार्टअप. वी आर ट्राइंग टू इनोवेट एजुकेशन मेथड्स, वी आर ट्राइंग टू चेंज द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एजुकेशन, और कुछ नया लाने का हम ट्राई कर रहे हैं. तो दिस इज स्टार्टअप. अब हमें नहीं पता हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लेकिन हम 30 लोगों ने बहुत सारा रिस्क लिया, और बाय 2025 का हमारा टारगेट है. 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2025, वी विल बी वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड एंटिटी इन द सेगमेंट ऑफ एजुकेशन. ऐसा हमारा टारगेट है. लेकिन चालू करने के लिए कैपिटल लगा, तो आप सबने इन्वेस्टमेंट किया, काम किया, कंपनी के लिए बहुत मेहनत की, और 2025 में इमेजिन करो हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो गई है. अब सक्सेस के एक्स लेवल तक हमारी कंपनी जा चुकी है, अब कंपनी को 10x तक लेके जाना है, तो एडिशनल कैपिटल लगेगा. अब एडिशनल कैपिटल अगर मुझे लगेगा तो मुझे एडिशनल शेयर्स रेज करने पड़ेंगे. एडिशनल अगर शेयर्स रेज करूंगा मैं, या शेयर अगर इश्यू करूंगा मार्केट में, तो आपको नहीं लग रहा आपने जो कंपनी में मेहनत किया हुआ है इतने साल से, आपका स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा.
ना। अभी 30 से अगर 500 शेयर होल्डर होने वाले हैं तो पहले कंपनी के 30 मालिक थे, अभी 500 मालिक हो जाएंगे, तो ओनरशिप पर शेयर होल्डर कम हो सकता है ना। तो अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं आप बाहर के शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं दोगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, बाहर के शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं देता, आप कैपिटल लगाओ। आप बोलोगे नहीं नहीं हमारे पास भी इनफ कैपिटल नहीं है। अरे यार इनफ कैपिटल तो किसी ना किसी को तो बिजनेस में कैपिटल लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो कंपनी ग्रो कैसे करेंगे हम, राइट। तो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम गेट सॉल्व। इसका सॉल्यूशन राइट शेयर्स है, तो हम बोलते हैं हम राइट शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट इज राइट शेयर्स, अगर शेयर का नॉर्मल इश्यू प्राइस मतलब किसी भी अननोन पर्सन को अगर आप इश्यू करने वाले हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू इश्यू प्राइस 500 रुपीज है, तो मुझे बताओ राइट शेयर जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग लोगों को दिए जाते हैं। एग्जिस्टिंग लोगों को मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट देना है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से कंपनी जब चालू भी नहीं हुआ था तब से रिस्क लिया हुआ है। तो जो नॉर्मल लोगों के लिए इश्यू प्राइस है उससे हायर प्राइस पे सेल करो उनको शेयर्स, या लोअर प्राइस पे दो, लोअर पे देना पड़ेगा। तो मैंने राइट शेयर इश्यू किए 200 रुपीज ईच पे। तुमको समझ रहा है, जो शेयर मार्केट में 500 में जाने वाला है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट है कि आप ये शेयर परचेस कर सकते हो। ऑब्वियसली उसका लिमिट होता है, चलो मैं मान लेता हूँ 1:1। 1:1 मतलब आपके पास अगर पहले से एक शेयर था तो अभी नया भी एक ही ले पाओगे, ठीक है ना। ये 1:5 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, जैसा भी है। मैं एकदम सिंपल वाला मानता हूँ 1:1 है, तो एक शेयर आप ले सकते हो 200 रुपीज पे। बोलो ये अच्छा राइट है ना। किसी के पास 25,000 शेयर थे मेरे कंपनी के, तो वो 200 रुपीज पे 25,000 इंटू 200 रुपीज अगर मैं करूंगा तो 50 लाख रुपीज पे 25,000 शेयर्स आज के आज ले सकता है। और मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू तो 500 रुपए के आसपास है, 500 रुपीज के आसपास मेरी मार्केट प्राइस है। तो वो उसमें के कुछ शेयर्स बेच भी देता है, तो आपको नहीं लग रहा है एक अच्छा खासा पैसा आपको कमा लेगा ना। तो पकड़ लो, इसने ये शेयर ना, इसमें के 5,000 शेयर्स उसने बेचे, 5,000 शेयर्स उसने बेचे। एक जब मार्केट वैल्यू 550 रुपीज हो गया था, थोड़े दिन के बाद बेचे, तो 5,000 इंटू 550 एक 27,50,000 का उसने सेल किया। तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, क्या प्राइस पे इसने शेयर्स लिए थे, 500 रुपीज पे, 200 रुपीज पे, क्या प्राइस पे इसने शेयर्स लिए थे, 200 रुपीज पे। जब मार्केट वैल्यू, तभी का मार्केट वैल्यू 500 था, लेकिन तभी उसको 200 में मिले थे। तो 200 करूंगा तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपए, इसमें से माइनस कर दो सर। तो आपको नहीं लग रहा एक अच्छा खासा गेन हो गया इसको, क्योंकि इसने कंपनी में स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करके रखा था। 17.5 लाख रुपीज का इसको गेन हो गया। तो ऐसा राइट शेयर्स का हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। वही अगर कोई नया शेयर होल्डर होता तो सर, नया शेयर होल्डर होता तो 27,50,000 को सेल तो करता, लेकिन उसको शेयर्स मिलता 500 रुपीज में, तो 5,000 इंटू 500, तो उसके लिए 25 लाख रुपीज का ये शेयर्स होता, तो उसको गेन खाली 2,50,000 का होता सर। तो ये देखो फर्क होता है न्यू शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। नए को कम गेन होता है और पुराने वाले को ज्यादा गेन होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि नए वाले का कॉस्ट हाई है और पुराने वाले का कॉस्ट लो होता है, क्योंकि हमने उसको राइट शेयर इश्यू किया हुआ है। अब अकाउंट्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा राइट रिनंसमेंट का, सुना है क्या ये वर्ड आपने, राइट रिनंसमेंट। right to purchase right shares can be sold, right to purchase right shares can be sold। अब मुझे बताओ, ये पर्सन के पास 50 लाख रुपया नहीं है, उसको 25,000 राइट शेयर्स परचेस करने का राइट है, लेकिन उसके पास 50 लाख रुपया भी नहीं है।
तो कैन ही सेल हिज राइट्स? अरे जो कोई नया हाँ। शेयर होल्डर है उसको अगर वो मार्केट से शेयर परचेस करेगा तो 500 रुपीज पे मिलेगा। अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से राइट पहले परचेस कर लेगा, कौन सा राइट? राइट टू परचेस राइट शेयर, एक हक परचेस कर लेगा, तो यार उसके लिए तो फायदे का हो जाएगा। लेकिन ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये फ्री में थोड़ी ना क्या देगा राइट। पकड़ लो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने बोला मैं 50 रुपया लेगा एक राइट का, तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना यार। मार्केट में जाओगे तो 500 रुपए में शेयर मिलेगा, इसके थ्रू जाओगे तो 200 रुपए में शेयर मिलेगा, लेकिन 200 रुपया आपकी कॉस्ट नहीं है ना। 200 रुपया तो आपने कंपनी को दिया, लेकिन टू परचेस शेयर्स एट 200 रुपीज यू हैव पेड 50 रुपीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तुमको समझ रहा है मैंने क्या बोला? आप अगर नए शेयर होल्डर हो, आप किसी का राइट परचेस करके अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ड्यूअल कॉस्ट इनकर करना पड़ा ना। एक तो कंपनी को आपने पैसे दिए 200 रुपीज और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए 50 रुपीज, स्टिल इट इज बेनिफिशियल ना। अरे मार्केट से लोगे तो वो जो चीज 500 रुपए में मिल रही है वो अभी आपको 200 रुपए में मिल रही है, लेकिन 200 रुपए में मिलने के लिए आपको 50 रुपया अलग से खर्चा करना पड़ रहा है, फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल इट इज वर्थ ना। वेरी गुड, तो ये वर्थ हो गया। लेकिन जब अभी कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे इस तरीके से तो कैसे करना पड़ेगा? पकड़ लो, ये 5000 शेयर्स आपने सोल्ड किए हुए, तो ये सेलिंग प्राइस तो यही आ जाएगा 27,50,000 का। ये हम न्यू शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, न्यू शेयर होल्डर की, ठीक है ना, जिसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से राइट लेके परचेस किया हुआ है। अब इसमें से मुझे दो कॉस्ट माइनस करनी पड़ेंगी, या जब मैं कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से माइनस करना पड़ेगा। 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 200 जो मैंने कंपनी को दिया प्लस 50 जो मैंने शेयर होल्डर को दिया, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 250 करूंगा तो 12,50,000 होगा, और 12,50,000 में से 27 तो 15 लाख रुपए का गेन आता है। स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, राइट? अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रहा है इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल शेयर होल्डर को जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना नहीं होगा, लेकिन बेटर ही है ना, ये वाला सिचुएशन भी नॉट दैट बैड। अच्छा, ये 50 रुपीज जो आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया है उसके लिए ये तो कैपिटल गेन डायरेक्टली हो गया, क्योंकि उसने ऐसा कोई चीज बेचा है जो उसने कभी खरीदा नहीं था। अरे अपने अपना हक बेचा है, हक थोड़ी ना क्या खरीदा था, वो तो आपको इनहेरेंटली अवेलेबल था क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर थे। तो उसको कितना गेन हुआ इस ट्रांजैक्शन में? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितना गेन हुआ? सर उसको 25,000 के उसके पास शेयर्स थे, 50 रुपया उसने बेचा, 50 रुपए में एक राइट बेचा है, तो टोटल 25,000 के राइट बेचे, तो उसको डायरेक्टली 12,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट प्रॉफिट है, ये कैपिटल गेन ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी फिलहाल थ्योरी देख लो ताकि मेरी थ्योरी खत्म हो जाए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट प्राइस पे शेयर मिलता है, तो ये मेरे एग्जांपल में 200 रुपीज है, ये कॉस्ट है इसका। न्यू शेयर होल्डर को 500 रुपए में शेयर मिलता है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर न्यू शेयर होल्डर ने परचेस किया थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो इसको राइट प्राइस में तो मिलेगा 200 रुपीज में, लेकिन उसको जो कॉस्ट पे करना पड़ा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मेरे एग्जांपल में 50 रुपीज, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये टोटल 250 रुपीज हो जाता है। और फॉर राइट रिनाउंसमेंट, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसने जिसने राइट बेचा है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है। बोलो ये समझ में आया? थ्योरी समझ में आया आपको थोड़ा? लेकिन प्लीज बोलो। हाँ हाँ, थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। फिर भी देखता हूं इसमें किधर है क्या राइट शेयर्स का। है एग्जाम्पल देखो, रौनक परचेस 1000 shares of ZEP Private Limited at 12 per share as on 1st August 2019। तो 1000 शेयर परचेस किए साहब ने,
1000 इंटू 12 करके रख दो तो 12,000 के शेयर इन्होंने परचेस करके रखे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इनके पास। As on 1st May 2020, the company declared one right shares each for each share held. तो सर उन्होंने 1:1 का रेशो निकाला और ये जो राइट शेयर है ये इनको 15 रुपए में मिलेगा। तो इनको कितने राइट मिला, कितने शेयर्स का राइट मिला, जल्दी बोलो ना। राइट शेयर लेने का राइट कितने शेयर्स का मिला? 1000 का ही मिलेगा। 1000 शेयर्स इन्होंने होल्ड करके रखे थे तो 1000 का राइट मिला। लेकिन रौनक ने पूरा 1000 परचेस किया क्या? नहीं। रौनक ने क्या किया? रौनक रिनाउंस्ड 40% ऑफ द राइट इन द फेवर ऑफ मिस रानी। और फोकट में नहीं दिया रानी को। देखो रौनक जैसा बनने का, लड़की है तो क्या हुआ, पैसे ले लेंगे, ठीक है ना। मिस रानी 2 per share and for balance he subscribed to the company। तो मुझे बताओ 1000 में के कितने शेयर्स रौनक ने परचेस किए? रौनक ने कितने? 600 रौनक ने ले लिए, ठीक है ना। 600 शेयर्स ले लिए और जो 400 शेयर्स का राइट था टू परचेस राइट शेयर वो उसने 2 रुपए में बेच दिया। तो इसको गेन कितना हुआ? ये बेच के गेन कितना हुआ वो तो बता दो यार, एकदम सिंपल। 400 इंटू 2 रुपी, तो ये 800 रुपीज का। तो इसको आउटराइट गेन हुआ है, डायरेक्ट गेन हुआ है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? ये तो डायरेक्ट फायदा है क्योंकि उसका कोई कॉस्ट ही नहीं था उसको। ये 2 रुपया इसके लिए डायरेक्टली फायदा है, ठीक है। अब बताओ रौनक के लिए अगर फायदा है तो रानी के लिए वो क्या है? लॉस। लॉस नहीं बोलने का, कॉस्ट बोलने का ना। हाँ कॉस्ट। क्योंकि रानी अगर मार्केट में से लेती तो 40 रुपया 50 रुपए पे ये शेयर मिलता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने रौनक के थ्रू लिया उसको अभी 15 रुपए में मिलेगा ना ये शेयर्स। अच्छा, रौनक ने ये जो शेयर्स लिए 600, ये 15 रुपए में लिए नए 600 शेयर्स। तो 600 शेयर्स इंटू 15 रुपया करेंगे तो इसका कॉस्ट हो गया 9000 रुपीज। ये 9000 कहां से आया समझा आपको? 600 शेयर्स लिए एट द रेट ऑफ 15 रुपीज, ये रौनक ले रही है। क्या आप मुझे रानी का कॉस्ट बता सकते हो रफ में? रानी का कॉस्ट, रानी ने कितने शेयर्स लिए कंपनी से? 400 शेयर्स। रानी ने कंपनी को कितना दिया? अरे रानी ने कंपनी को कितना पैसा दिया? जब रानी राइट शेयर परचेस करेगी तो 15 रुपए देगी ना कंपनी को। हाँ। तो 15 रुपीज रानी ने कंपनी को दिया, लेकिन ये 15 रुपीज में परचेस करने के लिए रौनक को कितना दिया? 2। तो 400 शेयर्स इंटू 17 रुपया करना पड़ेगा तो 6800 आ रहा है। आ रहा है क्या ये आपका आंसर? बरोबर। अभी आगे देखो। ऑन 1 जुलाई 2020 मिस्टर रौनक एंड मिस रानी सोल्ड ऑल द शेयर्स। ऑल मतलब जितने भी उनके पास है। तो रौनक के पास कितने शेयर्स है भैया? ओरिजिनली रौनक के पास 1000 थे, अभी रौनक ने कितने परचेस किए? 600। तो रौनक के पास कितने टोटल हो गए? 1600, ठीक है ना। और रानी के पास तो 400 ही है जो उसने अभी परचेस किया है और उन्होंने सेल किया है 50 रुपीज में। फाइंड द कैपिटल गेन। तो उन्होंने देखो कैसे निकाला है, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 लिया, 12 रुपया लिया, 12000 ले लिया रौनक के लिए, ठीक है ना। फिर रौनक ने राइट शेयर परचेस किए 60%, तो उसको मिला 600, वो 15 रुपए पे मिला, ये ले लिया। राइट एंटाइटलमेंट का कोई कॉस्ट होता है क्या? राइट एंटाइटलमेंट का कोई कॉस्ट होता है क्या? नहीं, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता। तो उसका नील ले लिया उन्होंने, ठीक है ना। फिर इन्होंने देखो पहले रौनक के लिए कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है भैया। रौनक के 1000 शेयर्स, रौनक के ओरिजिनल शेयर्स 1000, रौनक के राइट शेयर्स 600 और रौनक का राइट इंटाइटलमेंट। रौनक ने 3 एसेट बेचे, तो 3 एसेट के उन्होंने 3 कॉलम बनाए और 3 ही कॉलम बनाने होते हैं। ये मैंडेटरी है, इसका लॉजिक है कुछ, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने इतने बेचे,
सेल कंसिडरेशन उन्होंने निकाला, यहाँ पे 50 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे 50,000 हो जाएगा, 600 को 50 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे 30,000 हो जाएगा, और यहाँ पे उसने 2 रुपए पे बेचा तो ये 800 रुपीज हो जाएगा। बोलो सेल कंसिडरेशन निकाल पाए हम लोग आराम से? ट्रांसफर एक्सपेंसेस है नहीं तो नेट कंसिडरेशन भी हमारा आ गया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने निकाला है, ये 12 रुपए पे लिया था तो ये 12,000 हो गया। राइट शेयर्स कितने रुपए पे लेती है? राइट शेयर्स 15 रुपए पे लेते तो 600 इंटू 15 रुपया करेंगे तो ये 9,000 हो गया, ठीक है ना। और राइट एंटाइटलमेंट का तो कुछ होता ही नहीं है और इंप्रूवमेंट कुछ है नहीं, तो आया जो कैपिटल गेन आया, ये सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। ओके यस सर। अच्छा, ये लॉस आता तो इसके साथ सेट ऑफ हो पाता क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ हो पाते क्या? हाँ हो पाते। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता, अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता और ये पहला वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो ये सेट ऑफ हो पाता क्या? हाँ सर ये भी हो पाता। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं मतलब सर अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो ये सेट ऑफ हो पाएगा क्या? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ नहीं होता, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा हुआ है। इसलिए मैंने क्या बोला कि आप लोगों को ये कॉलम अलग अलग क्यों बनाने, समझ में आया क्या? ऐसा हो सकता है कि आपके ओरिजिनल शेयर लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा के है, 2 साल के ज्यादा के है, और राइट शेयर 1 साल के नीचे के है, तो जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म हो या दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म हो, दोनों का लाइफ देखना पड़ेगा आपको। अभी के एग्जांपल में सब कुछ 1 साल में खत्म हुआ था तो सब कुछ शॉर्ट टर्म था, इसलिए इसको अलग अलग कंप्यूट किया जाता है। इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट, अब रानी की बात करते हैं। रानी ने 400 शेयर्स लिए थे, 50 रुपीज पे बेचा तो 20,000 हो गया। उसका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नील है तो भी 20,000 हो गया। सर इसके लिए कंसिडरेशन 17 रुपीज है, जबकि उसने कंपनी को उसने 15 रुपया ही दिया, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसने 2 रुपया दिया था, इसलिए ये 17 रुपीज हो गया। बोलो ये 17 रुपीज का लॉजिक पढ़ाने के लिए टाइम लगता है। 17 रुपीज का लॉजिक समझा आपको? हाँ हाँ ठीक है। फिर ये इसको माइनस कर दो सर, आप 6,800 यहां से माइनस कर दो तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ओके, और उन्होंने उसका 17 रुपीज का यहाँ पे लॉजिक भी दे दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया वो। चलो लॉग आउट होने आया है। लॉग आउट होने के बाद मैं बोनस शेयर का कोई क्वेश्चन मिलता है तो देखता हूँ, बोनस शेयर का भी आपको एक आध क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम लोग।
और क्या बज रहा है अभी? 9:23 हो रहा है। प्लीज ज्वाइन एट 9:30 ज्वाइन करो प्लीज।